नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्निकल लेसन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड जब करते हैं आप सभी, तो उसके साथ में 4 महीने की जो आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, तो वहाँ स्कूल आपको एक अलॉट होता है जहाँ आपको पढ़ाने जाना पड़ता है। जब आप पढ़ाने जाएंगे तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो इसके लिए आपको एक 20 लेसन तैयार करने पड़ते हैं। तो आज जो हमारे पास है वो संस्कृत की पाठ्य योजना है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखें, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं लेसन प्लान की ओर। तो हम कैसे बनाएंगे लेसन प्लान को और क्या क्या उसके नियम होते हैं वो सब हम देखते चलेंगे एक एक करके। थोड़ा और ध्यान से आप देखना वीडियो को, कि जिससे कि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएं। तो पहले हमें क्या डालना पड़ेगा, दिनांक, फिर केंद्र और विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र और अवधि। ये आपको पहले डाल लेना है। और विषय में संस्कृत, विषय में पद्यम, और क्या गद्य या पद्य का बना रहे हैं तो यहाँ पे गद्य या पद्य आप डाल सकते हैं। और उसके बाद प्रकरण में आपको कौन सा टॉपिक, आप कौन सा पाठ आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो यहाँ पे आपको डालना है। तो जैसे कि आज का जो हमारा पाठ है वो आश्रम है, तो यहाँ पे आश्रमा हमने फिल कर दिया है। कक्षा, किस कक्षा का आप बना रहे हैं तो यहाँ पे कक्षा 8 का हमने बनाया है, तो यहाँ पे आप कक्षा 8 लिख दीजिए। और चक्र, किस चक्र में आप पढ़ा रहे हैं तो कोई भी चक्र, जैसे कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे वो आप लिख दीजिए। फिर अवधि कितने मिनट का है आपका लेसन प्लान, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जो है वो 35 मिनट का लेसन प्लान होता है। अगर आपके वहाँ कम ज़्यादा है तो वहाँ पर आप कम ज़्यादा लिख सकते हैं। फिर जो नंबर 2 आएगा आपके सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आप लगभग 5-6 आपको सामान्य उद्देश्य लिखने पड़ेंगे। तो 5-6 उद्देश्य, जो हमने 5 उद्देश्य लिखे हैं तो हम देख लेते हैं। पहला जो सामान्य उद्देश्य है, संस्कृते गद्ये छात्राणाम रुचि उत्पन्नम करणम। छात्रों की जो रुचि है वो क्या है कि संस्कृत गद्य छात्राणाम रुचि उत्पन्न, गद्य में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना। और नंबर 2, छात्राणाम सूक्ति भंडारे शब्द भंडारे च वृद्धि करणम, सूक्ति और शब्दों के भंडार में वृद्धि करना। नंबर 3, छात्राणाम विविध गद्य शैलीनाम परिचयम प्रदानम करणम, विविध जो शैली का परिचय कराना है। और नंबर 4, छात्राणाम रचनात्मकम प्रवृत्ति विकासः करणम, तो छात्रों की जो रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना है। और नंबर 5, संस्कृत भाषाम प्रति छात्रेषु अनुरागो उत्पन्न करना, संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों में अनुराग उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना, ये सब आपको ये लिख देना है। फिर नंबर 3 पे आप देखेंगे कि फिर आपको लिखना है, सामान्य उद्देश्य आपके होंगे, फिर विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना है, और ऐसे कॉलम बना के आपको लिख लेना है। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे, 2 कॉलम बना लेंगे। पहला शिक्षण लक्ष्य लिखेंगे और दूसरा विशिष्टताएं लिखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप समझते चलिए कि विशिष्टताएं और शिक्षण लक्ष्य में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 1 नंबर डाल के लिख देंगे ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में हम लिखेंगे ज्ञानात्मक। तो ऐसे शिक्षण लक्ष्य क्या होते हैं, 4 शिक्षण लक्ष्य बताए गए हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक और अभिरुचि। और नंबर 4 अभिवृत्ति। तो पहले ज्ञानात्मक में कोई विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताएं ज्ञानात्मक की क्या विशेषता है, तो वो छात्र छात्रा आश्रम का प्रत्यास्मरण करेंगे। छात्र छात्रा आश्रम का क्या करेंगे, प्रत्यास्मरण, मतलब उसे याद करेंगे। फिर अवबोधात्मक, तो उसकी विशेषता है छात्र छात्रा आश्रम की स्थिति का अवबोध करेंगे। नंबर 3 है अभिरुचि, तो छात्र छात्रा आश्रम के अध्ययन में रुचि लेंगे। तो छात्र छात्रा आश्रम में क्या लेंगे, अध्ययन में। जब आप उन्हें पढ़ाएंगे तो छात्र जब रुचि लेंगे उसमें, तभी उनकी समझ में आराम से आएगा।
नंबर 4 अभिवृत्ति, तो छात्र छात्रा आश्रम के गुणों का मूल्यांकन करेंगे। जब उसको कायदे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, गुणों का मूल्यांकन वो करने में सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद अन्वित लिखेंगे। अन्वित में कि हमें कितना बच्चों को पढ़ाना है वो हम लिख लेंगे, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, उसको समझ लेंगे। जब कायदे से समझ लेंगे तो जब स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को समझाने में हमें दिक्कत नहीं होगी। लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न के 2 पैराग्राफ हम ऐसे पैराग्राफ खींच लेंगे। फिर जो पहले में छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे और दूसरे में छात्र क्रियाएं। कि छात्र अध्यापिका में जैसे कि आप प्रश्न करेंगे तो बच्चे उसका उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, तो हमारे जनपद का क्या नाम है? तो छात्र उत्तर देंगे कि सीतापुर जनपद। तो आपको उन्हें आसानी से ऐसे क्वेश्चन करना है जिससे कि बच्चे उसका आंसर दे लें और आपका टॉपिक भी निकल आए, जिससे कि आप आगे बच्चों को पढ़ाएंगे कि कौन सा टॉपिक है। तो ऐसे अब फिर सीतापुर में कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? तो नैमिषारण्य। अगर आप सीतापुर में हैं तो सीतापुर में कौन सा तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है? तो बच्चे सभी जानते हैं कि सीतापुर में नैमिषारण्य बहुत ही प्राचीन तीर्थ स्थल है और उसको सभी बच्चे जानते भी हैं और घूमने भी वहाँ पे जा चुके होंगे। तो आपको ऐसे, जैसे कि आपको तीर्थ स्थल पूछना है तो ऐसा पूछे जो काफ़ी विख्यात हो। तो हम यहाँ से नैमिषारण्य से पूछेंगे कि नैमिषारण्य में ऋषि मुनि कहाँ रहते हैं? तो बच्चे आसानी से बता देंगे कि ऋषि मुनि आश्रम में रहते हैं, कि वो घरों में तो नहीं रहते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वो आश्रम में ही रहते हैं। अब यहाँ से हम फिर से उठाएंगे तो आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों से हम पूछ लेंगे आश्रम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों का ये प्रश्न जो है वो समस्यात्मक हो जाएगा और आपका टॉपिक निकल आया यहाँ पे कि अब हम किसके बारे में पढ़ाने वाले हैं? तो आश्रम के। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आश्रम है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिख देंगे अध वयम आश्रमः विषये अध्ययनम करिष्यामः। तो आज हम किस टॉपिक का अध्ययन करेंगे? तो आश्रम विषय अध्ययनम करिष्यामः। तो आज हम आश्रम का अध्ययन करेंगे। फिर अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो अन्वित का होगा। तो अन्वित हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर हमारा जो पॉइंट है वो प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में हम किसी चीज़ को अगर पढ़ाना है तो यहाँ पे जब लिखेंगे थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे, जिससे कि हमारी समझ में आ जाए कि हमें क्या पढ़ाना है। तो यहाँ पे अस्माकं प्रदेशस्य और इसको डैश डैश करके च से छेद लास्ट पॉइंट, आपको फर्स्ट और लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखना है। फिर अगला जो पॉइंट हमारा होगा वो शिक्षण बिंदु। तो हमें आप पैराग्राफ बना के ही बच्चों को समझाना होगा, जिससे कि जब हम समझेंगे तभी बच्चों को हम अच्छे तरीके से समझा सकेंगे। तो यहाँ शिक्षण बिंदु लिख देंगे और शिक्षण लक्ष्य, फिर शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सहायक सामग्री हमारी क्या रहेगी वो लिख लेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो आदर्श वाचनम का है। तो आदर्श वाचनम में हमारा शिक्षण लक्ष्य क्या होगा? श्रवण कौशल विकासेत। श्रवण मतलब सुनना और कौशल, जो सुनने का जो कौशल है वो उसका विकास करना है। तो शिक्षक की क्रिया क्या होगी? शिक्षक का क्या काम होगा कि अध्यापिका प्रस्तुत गद्य खंड से समुचित आरोहेण च विराम चिन्हान समयक दृष्टि आदर्श वाचनम करिष्याति। तो सभी चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन वो शिक्षक क्या करेगा? आदर्श वाचन करेगा, बच्चों को पाठ पढ़ाएगा। तो अब जो हमारा चौथे कॉलम में लिखा है कि छात्र क्रियाएं। तो छात्र क्रियाएं क्या होंगी? वो छात्र मनोयोगेन मतलब ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे, जिससे कि उनकी समझ में आ जाए। तो अब सहायक सामग्री, तो संस्कृत में क्या होता है कि आपको पाठ्य पुस्तक जो होती है उसका प्रयोग करना है, क्योंकि आप बिना पाठ्य पुस्तक के बच्चों को इजीली नहीं समझा सकते हैं। जैसे कि हिंदी है तो आप उसमें आप बिना देखे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ संस्कृत में आप बच्चों को बिना देखे नहीं पढ़ा सकते। अब आप सबकी समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हम प्रश्न कर सकते हैं, जिससे कि हम उसका उत्तर देने की जल्दी से कोशिश करेंगे।
तो अगला जो हमारा पॉइंट है उच्चारणम संशोधनम, उच्चारण का संशोधन। जैसे कोई उच्चारण गलत है तो उसका हम सही से बच्चों को समझाएंगे। तो ज्ञानात्मक कौशल, अब ज्ञानात्मक कौशल यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद उच्चारणस्य शुद्धातये छात्र अध्यापिका छात्रान। ठीक है, तो उच्चारणों का शुद्धता पूर्वक अध्यापिका क्या करेगी, छात्रों को समझाएगी। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो जैसे कि नंबर 2 प्रयोगात्मक क्षमताम विकास है। तो अब हम बच्चों को क्या करेंगे, प्रयोग करना सिखाएंगे, कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नलिखित उच्चारण अभ्यास करिष्याम, तो बच्चों को हम क्या करेंगे, उन शब्दों का अभ्यास कराना शुरू कर देंगे कि बच्चे जब अभ्यास करेंगे तभी उनकी अच्छे से समझ में आएगा। बिना अभ्यास के आपको पता नहीं चल सकता कि बच्चों की समझ में आया है या नहीं आया है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे अनुकरण वाचन। उच्चारण संशोधनम के बाद में अनुकरण वाचन लिख देंगे। अनुकरण वाचन में हम उसके बाद लिखेंगे ज्ञानात्मक बोधात्मक कौशलम विकासेत, ज्ञान और बोध और कौशल। तो ज्ञानात्मक बोधात्मक कौशल में जो अध्यापक का कार्य होगा वो छात्र अध्यापिका कतिपय छात्र प्रस्तुत गद्य खंडस्य अनुकरण वाचनम करिष्याति। तो छात्राध्यापिका क्या करेगी, छात्रों के प्रस्तुत गद्य खंड से अनुकरण वाचनम, तो बच्चों का जो होगा वो क्या करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे, अर्थात उसको जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो छात्रा अनुकरण करिष्यति, तो छात्र क्या कर रहे हैं, अब पाठ का वाचन करेंगे, जिससे कि अगर कहीं गलती करते हैं तो शिक्षक उनको सुधार करके उनको बताएगा कि हाँ यहाँ पे क्या गलती है और इसको आपको कैसे पढ़ना चाहिए। छात्र जब संस्कृत को अच्छे से पढ़ना सीख लेंगे तो वो अच्छे से उसका वाचन और उसका अर्थ निकाल सकेंगे। तो अनुकरण, ये कौन सी विधि हुई यहाँ पे, तो हम लिख देंगे अनुकरण विधि। अगला पॉइंट हम लिखेंगे केंद्रीय भाव बोध प्रश्न। केंद्रीय भाव बोध प्रश्न में बोधात्मक ज्ञान विकास हेतु, बोधात्मक ज्ञान विकास हेतु में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों की कितनी समझ में आया है। तो पहला हमारा जो जैसे प्रश्न हमने ले लिया, आपको 3 से 4 या 5 प्रश्न आपको उठा लेने हैं, वो भी ऐसे प्रश्न आपको पूछने हैं जो बच्चे आसानी से बता सकें। जब उनकी समझ में आ जाएगा तो बच्चे आराम से उस आपके प्रश्न का जो जवाब है वो दे सकेंगे। तो जैसे प्रश्न हमने लिख दिया, आश्रम किम किम निवसन्ति, तो आश्रम में कौन कौन निवास करता है, तो बच्चे बता देंगे कि आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि छात्र निवसन्ति। जब वो पाठ का वाचन कर लेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा कि हाँ आश्रम में कौन कौन रहता है, तो आसानी से उसका उत्तर दे देंगे। प्रश्न नंबर 2 है निब्बा शब्दम किमर्थम, तो निब्बा मतलब जब हम बच्चों को बता देंगे कि निब्बा का अर्थ होता है नीम, तो बच्चे आराम से बता देंगे कि हाँ निब्बा जो है नीम का ही अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 3 है अश्वत्थ शब्दम किम अर्थम, तो अश्वत्थ का होता है पीपल, तो बच्चे आराम से बता देंगे कि पीपल का पेड़ होता है। तो काले काले कहा वर्षति स्म, तो काले काले कौन बरस रहा था, तो काले काले जो होते हैं वो काले काले मेघा वर्षन्ते, तो मेघ काले काले कौन बरस रहे थे, तो मेघा बरस रहे थे। तो बच्चों को जब आप ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चों की समझ में दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, जिसे आपको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड चिपका देंगे और ब्लैक बोर्ड में आपको बच्चों को क्या समझाना है, जैसे जो कठिन शब्द निवारण लिख देंगे कि जो कठिन बच्चों की समझ में नहीं आ रहे होंगे उन्हें हम ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड चिपकाना पड़ेगा। तो ये आप किसी दुकान से एक ब्लैक चार्ट ले लेंगे, उसे फाड़ के यहाँ पे ऐसे टुकड़े करके यहाँ पे चिपका लेंगे। तो कठिन से जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है 4 से 5 आप यहाँ पे लिख देंगे, तो जैसे पुराकाले प्राचीन काल में ऐसे आप लिख के बच्चों को समझा सकते हैं।
आगे चलते हैं। कठिन शब्द निवारण इधर भी हम लिख देंगे और आगे बढ़ते हैं कि व्याख्या व अनुवाद। अब व्याख्या व अनुवाद, जैसे शिक्षक लक्ष्य, यहाँ पे हम कॉलम बना लेंगे कि शिक्षण लक्ष्य और शिक्षक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सहायक सामग्री। अब अगला पॉइंट है कार्य लेखन व निरीक्षण कार्य। तो श्रवण च अर्थ ग्रहणम, सुनेंगे और अर्थ को क्या करेंगे बच्चे, ग्रहण करेंगे। अब शिक्षक क्रिया के छात्राणाम श्रवणम च मननम अध्यापिका छात्रान लिखित पदार्थन स्वाभ्यास एवं च तेषां निरीक्षण करिष्यामि। अब बच्चे स्वयं अभ्यास करेंगे और जो शिक्षक होगा वो क्लास का निरीक्षण करेगा कि बच्चे अभ्यास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और बच्चे अगर कहीं दिक्कत है तो वहाँ बच्चों को आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये दिक्कत है और इसे आप ऐसे पढ़िए। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो मौन वाचन का है। अब मौन वाचन क्या, बच्चे अब उसका स्वाभ्यास कर लेंगे, स्वयं अभ्यास जब कर लेंगे उसके बाद मन में बच्चे पढ़ेंगे। जैसे कि मन ही मन याद करेंगे तो अच्छे से उनकी समझ में आ जाएगा। जब कई बार उसका वाचन करेंगे तो अर्थ ग्रहणम चिंतनम क्षमताम विकासयत, तो आपको उनके अर्थ ग्रहण करने की जो चिंतन क्षमता है उसका विकास करना भी है ज़रूरी। तो यहाँ पे जो शिक्षक क्रिया होगी वो छात्रः प्रस्तुत गद्य खंडस्य विचारन आत्मसात कर्तुम मौन वाचनम करिष्यति। तो यहाँ छात्र प्रस्तुत गद्य खंड से विचारन आत्मसात कर्तुम मौन वाचन, तो बच्चे क्या करेंगे, मौन वाचन करेंगे। तो छात्र क्रियाएं क्या होगी, छात्राणाम पाठ मौन वाचनम करिष्यामि, तो पाठ का क्या करेंगे, वो मन में उसका वाचन करेंगे, मन में पढ़ेंगे। तो ये स्वाध्याय, तो सहायक सामग्री क्या होगी इसमें, स्वाध्याय स्वयं वो अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं सस्वर वाचन। अब जो हमारा लास्ट काम है कि अब सस्वर, अब स्वर के साथ में वाचन बच्चों का कराना है। तो शिक्षक पुनः पाठेन सस्वर वाचनम करिष्यामि। अब बच्चों से स्वर में वाचन करने के लिए कहेगा, जिससे कि वो उनका जो स्वर वाचन है वो अच्छा हो। तो अगला जो पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से हम 3-4 प्रश्न पूछ लेंगे। जैसे आश्रम समीपे कहा पशुचरण, तो आश्रम के समीप में कौन कौन से पशु चरते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है आश्रम किम किम निवसन्ति, और प्रश्न नंबर 3 है वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदम ददात, तो वृक्षों पे कौन उछल कूद करके आनंद प्राप्त करता है। और प्रश्न नंबर 4 आश्रम में है भेदभावम बिना के निवसन्ति, तो बिना भेदभाव के कौन रहता है, तो आश्रम में बिना भेदभाव के छात्र निवास करते हैं। गृह कार्य निम्नलिखित पदेषु उचितम मेलनम कृत्वा लिखते, तो यहाँ पे हम 2 खंड बना लेंगे। आप 1 से 2 प्रश्न भी बच्चों को दे सकते हैं, या फिर आप उनको मिलान चिन्ह के लिए कुछ शब्द दे सकते हैं जो कि ज़्यादा कठिन ना हो। और आप सबकी अगर समझ में आ गया हो लेसन प्लान, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेसन प्लान के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।